आगे अपना आता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि PCl3 क्या कैसा बनता है ना। उसी के आधार पर हम लोग समझेंगे कि PCl5 कैसे बनता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ नॉर्मल प्रयोगशाला विधि या बनाने की विधि। यहाँ पर बनाने की विधि लिख लीजिएगा, है ना। तो क्या होता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मैंने आपको पढ़ाया था PCl3, क्लियर है ना। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर शुद्ध क्लोरीन की Cl, ठीक है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर शुद्ध क्लोरीन की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, सीधी बात हमारे पास है। इसका मैं समीकरण लिख देता हूँ। PCl3 ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, इसके ऊपर हम लोग किसको प्रवाहित कर देना है, क्लोरीन को प्रवाहित कर देना है, जिसके पास क्या बनेगा आपका PCl5 बनेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। तो इसका प्रयोग विधि क्या है, देखिए पहले विधि नॉर्मल लिख दीजिए ना, या प्रयोगशाला विधि लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, या बनाने की विधि लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रयोग विधि चलेंगे, प्रयोगशाला विधि चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्रयोगशाला विधि, क्लियर है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर शुष्क क्लोरीन की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र, देखिए चित्र पर क्या क्या जानने की आपको ज़रूरत है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये है हिम मिश्रण, ये है यहाँ पर डालेंगे हम लोग शुष्क Cl2, है ना, और यहाँ से जाएगा, और यहाँ पास मैं ऊपर को प्रयोग करते करते बताऊंगा कि क्या डालना है, कैसे करना है, और यहाँ से क्या निकलेगा उसको, क्लियर है। हाँ चलिए देखिए कि प्रयोग विधि, सर्वप्रथम PCl3 को ड्रॉपिंग फनल में लिया जाता है। किसको, PCl3 को। ये ड्रॉपिंग क्या है अपने पास है, फनल है। ड्रॉपिंग फनल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली एक ही बार में किसी चीज़ को से डालेंगे तो सीधा चला जाएगा। लेकिन ड्रॉपिंग फनल में क्या होता है, जब इसको डालेंगे तो यहाँ पर पहले रुकेगा, रुकने के बाद इसको धीरे धीरे ड्रॉप कर करके वहाँ पर गिराया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉपिंग फनल। इसमें हम लोग लेंगे क्या, PCl3, क्लियर है। तो क्या हुआ है कि सर्वप्रथम PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को ड्रॉपिंग फनल में लिया जाता है, क्लियर है। ये चौड़ी मुंह वाली बॉटल से जुड़ा होता है। देखिए ये कहाँ से जुड़ा होता है, चौड़ी मुंह वाला क्या है, बॉटल, इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है ना। इस ड्रॉपिंग फनल से निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 गार्ड ट्यूब जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पास ये वाला जो भाग दिख रहा है वो CaCl2 है ना, CaCl2 ये अपने पास क्या है, गार्ड ट्यूब है। यहाँ पर गार्ड ट्यूब है, इसमें क्या होती है, जुड़ी होती है। निर्जल, ये निर्जल का मतलब क्या होता है, CaCl2 का मतलब क्या होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड निर्जल के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से अपने को H2O का आवश्यकता नहीं है। मतलब कहा जाए कुछ भी क्रिया में अगर H2O की आवश्यकता होती है तो बात की बात होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को दो ही चीज़ की आवश्यकता है, एक तो PCl3 की आवश्यकता है, एक तो Cl2 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर निर्जल क्या लगाया जाता है, CaCl2, ये जल को सोखने का कार्य करता है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर सर्वप्रथम PCl3 को ड्रॉपिंग फनल में लिया जाता है। ये चौड़ी मुँह वाली बॉटल से जुड़ा हुआ होता है, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। इस ड्रॉपिंग फनल से निर्जल CaCl2 गार्ड ट्यूब जुड़ी होती है, यहाँ से इससे जुड़ा हुआ ये, ठीक है, CaCl2 की गार्ड ट्यूब जो आर्द्रता को सोखता है। मैंने बताया था आपको जल सोखता है, पहले बताया था, ठीक है ना, जो कि आर्द्रता को क्या करता है, सोखने का कार्य करता है। इस बॉटल से अन्य दो निकास नली जुड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला एक हो गया और ये वाला दो हो गया, दो जने और जुड़ा हुआ है, इसका क्या कार्य है आगे आपको समझ आएगा, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है कि इस बॉटल से अन्य दो निकास नली जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है ना। यहाँ पर और क्या लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इस ड्रॉपिंग फनल में निर्जल
कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब जुड़ी होती है, यहाँ तक क्लियर हो गया, जो कि आर्द्रता को सोखता है, ये भी क्लियर हो गया। इस बॉटल से अन्य दो निकास नली जुड़ी होती है, अन्य दो निकास नली जुड़ी होती हैं, जिसमें से एक नली में सूखी क्लोरीन गैस तथा दूसरी में अधिक क्लोरीन गैस बाहर हो जाती है, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। रिपीट करके सुन लीजिएगा इसको, क्लियर है। जिसमें एक नली में सूखी क्लोरीन गैस तथा दूसरी में अधिक के क्लोरीन गैस बाहर होती है, इसमें डाला जाता है, ठीक है, और इधर से बाहर होता है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब क्रिया होती है। अब PCl3 को बूंद बूंद करके बॉटल में डाला जाता है, क्लियर है, तथा उसी समय क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन गैस क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है ना। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप PCl5 बनता है, और कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर PCl3 है, कैल्शियम क्लोराइड है, शुष्क Cl2 है, अप्रयुक्त, यहाँ पर अप्रयुक्त गैस लिख दीजिएगा, अप्रयुक्त गैस, क्लियर है, यही मिश्रण हो गया, है ना। और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा PCl5 बनेगा, क्लियर है। तो इस तरह से ये बन गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने की विधि। आगे आता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के भौतिक गुण। तो आप तो जानते हो मैं भौतिक गुण बताता नहीं हूँ, ठीक है ना। आप पुस्तक देख लीजिएगा, इसकी तीव्र गंध होती है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातित होती है तापक्रम पर लगभग 373 पर, है ना, ये सब देख लीजिए। हम लोग आज के पॉइंट में चलते हैं रासायनिक गुण, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हर वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही बताया हूँ, है ना। तो ज़्यादा नहीं, दो ही बताऊँगा कि देखिए यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस निकलती है। ये तो सीधी बात है, जिससे बना है वही में विभक्त हो जाएगा, है ना। तो ये PCl5, ये इसको अगर ऊष्मा दिया जाए तो ये PCl3 और क्लोरीन गैस में क्या होती है? मुक्त होती है। लेकिन ये दोनों तरफ चलना लिख रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, क्लियर है। दूसरा आता है जल अपघटन, है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अपर्याप्त जल के द्वारा अपघटित होकर फास्फोरस ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन आ गया अब ना, ऑक्सी क्लोराइड तथा देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। PCl3 अपर्याप्त जल के द्वारा, अपर्याप्त जल ना, पूरा जल नहीं, अपर्याप्त जल के द्वारा अपघटित होकर क्या बनाता है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है ना। तथा जल की अधिक मात्रा में जल अपघटित होकर आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाती है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाती है, क्लियर। सीधी इस बात देखिए, PCl5 दो बार लिख देता हूँ मैं, है ना। अब करना क्या है अपने को, एक बार H2O ले लो, दूसरी बार H2O लो, तो उसमें H2O की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। तो देखो पहले मैं बताता हूँ, PCl5 H2O है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ पास है और एक क्लोरीन यहाँ से ले लेगा, है ना। अगर दो हाइड्रोजन है तो दो क्लोरीन ले लेगा, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएगा? ये HCl बनाएगा। तो दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन यहाँ कर देते हैं, क्लोरीन दो क्लोरीन निकल गया, अब बचे 3 क्लोरीन बचा। तो क्या है? 3 क्लोरीन बचा और क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन भी बचा और फॉस्फोरस ये अपना ये बनाता है, ये तो आप जानते हो POCl3, सबको ज्ञात है, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्लियर है ना। तो ये हो गया कम अपर्याप्त जल की मात्रा में। अगर पर्याप्त जल है तो क्या बनाता है? बोले अर्धोफास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल क्या है? H3PO4, ये तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं? 2 अणु हैं ना,
ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 अणु निकाला है क्या, ठीक है। और देखिए सबसे पहले बात यह है कि इस PCl5 में हाइड्रोजन के यहाँ पर अणु है वो क्लोरीन को लेकर क्या बनाएगा, HCl। अच्छा, शुरू में मैं तो पहले HCl बना दिया था, चलिए इसमें डालेंगे, लेकिन जब भी रिएक्शन करोगे तो इसको पहले शुरू में लिखना, इसको बाद में लिखना, ठीक है ना, HCl बनाएगा। अब बात ये करते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजनों की संख्या है उसके आधार पर देखिए थोड़ा से कि सॉरी, यहाँ पर 3 1 4 है ना, तो यहाँ पर 2 करते ना, पहले धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, डायरेक्टली 4 थोड़ी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। और ये 3 और 1 कितना हो गया, 4, इधर तो क्लियर हो गया। फास्फोरस को देखिए तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 1, ये भी क्लियर हो गया। ऑक्सीजन को देखिए तो यहाँ पर 2 ही है, और यहाँ पर देखो 4 है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 हो गया तो इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर को उतनी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि फास्फोरस की संख्या बढ़ जाएगी और क्लोरीन की संख्या तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इसलिए इसको बढ़ा दें, मान जाए तो 5 क्लोरीन इधर, 5 क्लोरीन इधर भी, 5 हाइड्रोजन, 5 3 8 हाइड्रोजन, 8 जन इधर भी, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन है 4 है, ऑक्सीजन 4 है, कंप्लीट, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रासायनिक गुण। चलिए, वैसे स्ट्रक्चर को तो रासायनिक गुण के पहले बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं पुस्तक बेस से चल रहा हूँ, तो पुस्तक में सबसे पहले रासायनिक गुण दिया, उसके बाद ही PCl5 की संरचना दिया गया है। एक्चुअली संरचना सबसे पहले आपको लिखना है ना, या तो आप अपनी मर्जी कब क्या है। तो PCl5 की संरचना को समझिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, मान लो जाए छोटा सा क्वेश्चन है ना, तो एकदम सिंपल सी बात है, देखिए समझिए। पहले मैं बात करता हूँ फास्फोरस की। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, तो आपको पता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है ना, 1s², 2s², 2p 6, ये तो आप बहुत जानते हो ना, 6 4 10 हो गया, और 3s², 10 2 12, और 3p 6 होता है उसमें, तो 6 4 10 2 12, और अपन 3 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3s में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और जिसका जो डी ब्लॉक है, सॉरी डी कक्षक है हमारे पास, है ना, हाँ वही ब्लॉक, क्लियर है। तो ये पूरा क्या है, खाली है। मतलब उत्तेजित अवस्था में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करता है, शिफ्ट हो सकता है। मतलब जब शिफ्ट होगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या 1 2 3 4 5 हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हमारे पास ये पूरा भरा हुआ कक्षक नहीं है, क्लियर है, पूरा नहीं भरा है, हमारे पास जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये पूरी था, ठीक है। तो अर्धपूरित कक्षक है पूरा, क्लियर है, 1 2 3 4 5। मतलब जब संकरित करेगा तो वहाँ sp3d, क्यों, एक s 3p और एक d बनाएगा। इसको मैं कैसे sp3 बनाएगा उसका मैं नियम भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो ये आपको पहले समझना है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन कितना है, 17 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1s² हो जाएगा, 2s² हो जाएगा, 2p6, 3s² और 3p5। 3p5 मतलब इसके 3s में और 3p में क्या क्या होगा, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है अभी इसके लिए, है ना। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है, तो ये 2 और ये 2 और ये 1, मतलब यहाँ इसका एक ही क्या है, अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो एक का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे रिएक्शन करेगा, ये आपको स्ट्रक्चर में समझ आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, है ना। तो हमारे पास जो पॉइंट है उसी में आप चलते हैं, क्या क्या हो रहा है ध्यान समझिएगा। कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस में, चलिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का हम लोग थोड़ा सा ये बना देते हैं स्ट्रक्चर। P ये हो गया, और कितने क्लोरीन है अपने पास है ना। ये त्रिकोणीय पिरामिड होता है, याद रखिएगा पहले तो। देखिए आप संकरण पढ़े होंगे, या हमारे पास 11वीं में है संकरण, तो उसके आधार पर आप जानते होंगे कि एक उधर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये हो गया, और एक ऊपर, एक क्या होता है नीचे, ये आपको पता है पहले से, है ना। ये अब यहाँ पर देखिए समझिएगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो केंद्रीय परमाणु जो फास्फोरस है उसमें sp3d संकरण होता है। चलो क्यों होता है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से संरचना जब बनेगा तो ये हो गया त्रिकोणीय पिरामिड हो गया, द्विपिरामिडी ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गया ये, क्लियर है।
ये संग्रहण बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, संग्रहण आप पढ़े होंगे तभी समझ आएगा, है ना। अब यहाँ देखिए थोड़ा से कि फास्फोरस के साथ कितने तत्व जुड़े हैं, 1 2 3। मैं बताया था ना संग्रहण समझ जानने के लिए क्या है कि मैं अगर पूछूं कि पी में कौन सा संग्रहण है, अभी तो मैं बता रहा हूँ sp3d संग्रहण है, तो इसको जानने का तरीका आप तो पता है पहले से, है ना। कैसे होता है कि इस फास्फोरस है, उस फास्फोरस को कितने तत्वों के साथ जुड़ा हो उसको पहले लिखेंगे कि कितने तत्वों से जुड़े होंगे, कितने तत्व जुड़ेंगे उसके लिखेंगे, प्लस इसके पास लोन पेयर कितना है, लोन पेयर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं। तो देखो इसके परमाणु क्रमांक कितना है 15, अगर बोरबरीन देखेंगे 2 8 5, इसके बाद हमको 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस में 1 2 3 4 5 को इनको पूरा का पूरा ले लिया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। अगर यहीं पर 3 क्लोरीन होता, कितने क्लोरीन होता, 3 क्लोरीन 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचता और 1 लोन पेयर हमारे पास बच जाता, तो 1 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लोन पेयर नहीं है मतलब 0। अब ये देखना है शुरू में कि कितने तत्व जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5 तत्व जुड़ा है, 5 तत्व जुड़ा है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 कक्षक वाले संकरण बनाएंगे। तो 5 कक्षक कैसे बनता है, एक एस बनता है और 3 पी लेंगे और एक क्या लेंगे, डी लेंगे। आपको ये समझ आ गया होगा कि sp3d कैसे समझ आ गया, ठीक है ना, कैसे आ गया, है ना। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस sp3d संकरण होता है, जिसमें 5 संकरित sp3d कक्षक होते हैं। इसके पास क्या होता है, 5 संकरित क्या होते हैं, sp3d कक्षक होते हैं। प्रत्येक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक कक्षक 2 3 4 5, पाँचों कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो प्रत्येक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 5 क्लोरीन के, देखिए 1 क्लोरीन के बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 क्लोरीन है, ठीक है। उसी तरह ये पहला क्लोरीन का हो गया, दूसरा क्लोरीन का भी सेम ही रहेगा, तीसरा का भी सेम रहेगा, मतलब 5 क्लोरीन रहेंगे तो 5 बार अपने को एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में मिलता जाएगा। 5 क्लोरीन है तो जी मैं 1 क्लोरीन को बताया, मैं 5 क्लोरीन को 5 बार मिलेगा। तो क्या होता है कि प्रत्येक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 5 क्लोरीन के pz कक्षक के साथ, ये कौन सा कक्षक है, ये px py और ये हो गया pz, तो ये सब लास्ट वाला कौन सा जेड है, pz है, ठीक है। तो pz के कितने कक्षक प्राप्त होंगे हमको, 5, क्योंकि हमारे पास कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, ठीक है ना। तो प्रत्येक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 5 क्लोरीन के pz कक्षक के साथ अत्यापन करके 5 सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, सहसंयोजी बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अतः पीसीएल की संरचना त्रिकोणीय पिरामिड होता है, ये इतना लिखेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा लिख देंगे कि इसका बंध कौन है, लगभग है हमारे पास, यहाँ से एक बॉन्ड कौन यहाँ पर बनेगा, देखिए द्विपिरामिड है, समझिएगा आप लोग। अब द्विपिरामिड मतलब कैसे समझोगे यार, मैं देखिए 1 2 3 ये इधर है, ठीक है। और ये वाला जो लकीर बोल रहा हूँ वो ऊपर की ओर है, और ये वाला जो लकीर बोल रहा हूँ वो नीचे की ओर है ना। मतलब आपको बता दूं कि ये हेड है ऊपर, तो इसका इसके साथ मिलेगा, इसका इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा, तो ऊपर की ओर एक पिरामिड बनेगा, एक पिरामिड बनेगा ना। पिरामिड मतलब क्या समझते हो, ऐसे, ठीक है। ये ऊपर की ओर एक पिरामिड बनेगा, ठीक है, इसके साथ, और इसी का कोना और इसका कोना अब नीचे की ओर ले जाओ, ऐसे यहाँ से ऐसे, क्लियर है ना, इसी तीनों को, तो नीचे की ओर भी एक पिरामिड बनेगा, तो इसको द्विपिरामिड बोलेंगे, समझ आया, क्लियर है। तो ये द्विपिरामिड संरचना है, समझ आया ना, ठीक है। तो आप ऐसे करके देख लेंगे घर में, एक ऐसे 3 आप ये रख लीजिएगा मेरे पास, और कहाँ है, एक इसको रख देते हैं ऐसा, ठीक है, और एक है वो ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। तो इसका जो कोर है इसके कोर से मिलेगा, इसका कोर है इसके कोर से मिलेगा, और इसका कोर है वो इसके कोर से मिलेगा, तो ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर की ओर पिरामिड है। इसी को हम लोग मैं अंदर से लेता हूँ नीचे की ओर, ठीक है, ऐसे करके इसके नीचे की ओर ऐसे, तो फिर ऐसे तीनों मिलेगा, इसका कोर इसके, इसका कोर इनसे, इसका कोर इनसे, इसका फिर नीचे की पिरामिड बनेगा, इसलिए इसको द्विपिरामिड बोलते हैं। क्लियर हो गया, है ना। और नहीं हो तो कमेंट करके और बता सकते हैं आप लोग, हैं। चलिए, तो ये हो गया, है ना। और बंद कोण का मान लगभग देखिए, ऊपर की ओर जाएगा तो मतलब सीधा वाला हेड वाला है, मतलब 90 अंश का कोण बनेगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर बनता है आपका 120 है ना, 120 अंश का कोण बनता है, क्लियर है। ओके, ये हो गया PCl5 की संरचना।